हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस सीरीज़ में UPPCL जो TG2 का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम लिया है, क्वेश्चन पूछा है, वो सभी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कराते हैं। ठीक है, वो भी फुली डिस्कशन कराते हैं। और जितने भी मतलब 4 मल्टीपल ऑप्शन है, तो चारों का जहाँ तक हो सकता है उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो यह आपका सीरीज 19वां होगा। यानी इससे पहले हम 18 यानी 18 सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने सारे जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उसमें आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी जातरंग यानी जातरंग का साइन वेव का आकृति गुणांक का फॉर्म फैक्टर। ठीक है, इसका इंग्लिश फॉर्म फैक्टर होगा। यहाँ दिया भी है फॉर्म फैक्टर क्या होगा। पहला 2√3/पाई, दूसरा पाई√2/2, तीसरा है 2π/√3, चौथा है π/2। तो दोस्तों देखिए, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS बटा के एवरेज। ठीक है, RMS बटा एवरेज इसका फार्मूला होता है। तो RMS जो होता है अर्ध तरंग है यानी हाफ वेव है, तो हाफ वेव में जो होता है अर्ध तरंग Im/2 होता है। ठीक है, इसका जब करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। और एवरेज जो होता है Im/पाई होता है। जब इसको सोल्व करते हैं जो 0.318 हो जाता है। तो इसका जब मान हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए, जब इसका हम मान रखेंगे तो फॉर्म फैक्टर बराबर 0.5 बटा के 0.318, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.57। ठीक है, 1.57, लेकिन इस ऑप्शन में तो 1.57 है नहीं। तो दोस्तों जब आप π/2 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.57। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आजकल जो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बहुत घुमा फिरा कर पूछ रहा है, तो आप लोग अच्छे से उसका दोनों तरफ से याद रखेंगे। ठीक है, और बात करें जो फॉर्म फैक्टर होता है, वही पूछता है कि फुल वेव में क्या होगा, साइन वेव में क्या होगा। तो साइन वेव में 1.11 होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का वर्गमूल मूल मान जो होता है यानी RMS वैल्यू कितना होता है, तो Vm/2 होता है। और अर्ध तरंग का एवरेज मान जैसा कि हम बताए हैं Im/पाई होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप ये अच्छे से याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर का एक लाभ क्या है। पहला है, डिजिटल मल्टीमीटर कभी कभी अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा, एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में अधिक सटीक पाठ्यांक रीडिंग देता है। तीसरा बोल रहा है, एनालॉग मल्टीमीटर टूल की तुलना में अधिक महंगा होता है। चौथा, डिजिटल डिस्प्ले के चलते डिजिटल विकल्प का बैटरी जीवन काल कम होता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है की तुलना में अधिक सटीक पाठ्यक्रम यानी रीडिंग देता है। एक्यूरेसी क्या होता है, मल्टीमीटर में ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू एनालॉग मल्टीमीटर से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। विद्युत केबल की स्थापना के लिए किस प्रकार के इतिहास महत्वपूर्ण उपकरण नहीं है। पहला, आपातकालीन उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, संचार और सिग्नल के लिए केबल और तारों को रसोई, गैलरी, लॉन्ड्री, श्रेणी ए और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मशीन स्थान से दूर रखना चाहिए। दूसरा है, स्थापना के दौरान क्षति और विसंकन से केबल को बचाएं। ऑप्शन तीसरा है, इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि मूल ज्वाला मंदन गुणों के साथ हस्तक्षेप न करें। चौथा है, अंततः टर्मिनेशन और संधि ज्वाइंट के
इस तरह बनाया जाए चाहिए कि वह अपने मूल अग्निशामक प्रतिरोधों को कम कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह मूल ज्वाला मंदन गुणों के साथ हस्तक्षेप न हो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा था क्वेश्चन में विद्युत केबल की स्थापना के लिए किस प्रकार के एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केबल के परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन 4 दिया है। पहला है केबल का विद्युत रोधन स्तर, दूसरा केबल पर प्रसंस्करण सामग्री यानी स्पेस मटेरियल, तीसरा केबल की ग्रेडिंग, चौथा केबल की दूरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केबल की ग्रेडिंग। ठीक है, केबल की ग्रेडिंग हो जाएगा। केबल के जो डाइलेक्ट्रिक जो होता है प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को केबल का ग्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, ग्रेडिंग जो होती है दो प्रकार की होती है। एक कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। दूसरा जो होती है इंटरसीट ग्रेडिंग, इंटरसीट ग्रेडिंग होती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पैरामीटर एसी परिपथ से संबंधित नहीं है? आरएमएस वैल्यू बिल्कुल है, बी कल्टीवेशन ऑफ वेव, तीसरा फॉर्म फैक्टर, चौथा पीक टू पीक फैक्टर। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तरंग का कृषिकरण यानी कल्टीवेशन ऑफ वेव। ये आपका एसी का पैरामीटर नहीं होता है, बाकी आरएमएस वैल्यू ये भी होता है, फॉर्म फैक्टर होता है और पीक टू पीक वैल्यू भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, किस प्रकार के भार लोड की प्रवृत्ति अग्रगामी शक्ति गुणांक का उत्पादन होती है? तो धारिता, प्रेरकी प्रतिरोध, श्रेणी संयोजन प्रतिरोध और प्रेरकत्व। दोस्तों जो अग्रगामी यानी लीडिंग पावर फैक्टर होता है मेनली कैपेसिटर में होता है। ठीक है, कैपेसिटर में होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें इंडक्टर, इंडक्टिव में क्या होता है? तो लैगिंग प्रवृत्ति का होता है इंडक्टिव, और प्रतिरोध क्या होता है? यूनिटी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है ना, ये सब याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लाइन वोल्टेज 250 वोल्ट और लाइन धारा 6 एम्पियर है तो त्रिकोण योजित यानी डेल्टा कनेक्टेड 3 कला फेज प्रणाली में कला वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, तो लाइन वोल्टेज कितना दिया है आपका? लाइन वोल्टेज दे दिया है VL बराबर दे दिया है 252 और लाइन धारा IL दिया है आपका 6 एम्पियर। ठीक है ना, तो 3 कला फेज प्रणाली में कला वोल्टेज यानी डेल्टा में पूछ रहा है, तो डेल्टा में क्या होता है? VL बराबर VPH होता है और IL बराबर √3 VIPH होता है। ठीक है, तो पूछा है कला वोल्टेज क्या होगा? तो दोस्तों जो डेल्टा होता है VL बराबर VPH होता है। ठीक है, जो फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज समान होता है, जो VL लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, VIR का पूर्ण रूप में। तो VIR का पूरा नाम वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ होता है, इंडियन रबड़ होता है। देख लीजिए ऑप्शन में वल्कनाइज्ड इंडस्ट्रियल दिया है, गलत है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। VIR का फुल फॉर्म वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ होता है, यह इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वीकार्य सीमा के भीतर परिमाण पाने के लिए ऊर्जा मापी लगातार त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया को डॉट 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 कहा जाता है। ऊर्जा मापी की जांच, दूसरा ऊर्जा मापी की आवश्यकता, तीसरा है ऊर्जा मापी की विशेषता, चौथा ऊर्जा मापी का अंशांकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा मापी का जो है अंशांकन जो होता है वह एक स्वीकार्य सीमा होती है जिसके भीतर परिणाम पाने के लिए ऊर्जा मापी लगातार त्रुटि को दूर करने की प्रक्रिया होती है। ऊर्जा मापी का संकासन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 800-1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से निकाल लेंगे, R बराबर रो L बटे ए होता है, यानी R समानुपाती L होता है। तो फिर कर लेंगे R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2। तो आपका यहाँ पे L1 दिया है, यहाँ पे R1 दे दिया है और यहाँ पे L2 दिया है और R2 निकाल लेंगे। तो R1 का मान कितना है हमारा 90 है बटा के R2, L1 का मान 1800 है बटा 300, L2 का मान काट देंगे, 3 6 का 18 हो जाएगा और यह R2 बराबर 15 6 का 90, यानी R2 बराबर आपका आ जाएगा 15 ओम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित की परिवर्ती हानि नियत हानि के बराबर हो तो इसकी दक्षता संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वेरिएबल जो हानि होती है, लॉस होता है, बराबर कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अधिकतम दक्षता। ठीक है, अधिकतम दक्षता कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकतम दक्षता। जब जनित की परिवर्ती हानि नियत हानि के बराबर हो जाती है तो उसे कहते हैं हम अधिकतम दक्षता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में किस प्रकार के डायोड को दर्शाया गया है। यह डायोड दिखाया गया है, इसका क्या नाम है। पहला फोटो डायोड, दूसरा पीएन जंक्शन, तीसरा पिन डायोड, चौथा सुरंग डायोड। तो दोस्तों, यह जो फिगर दिखाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटो डायोड को दिखाया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के स्प्लिट रिंग डॉट 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 से बने होते हैं। तो स्प्लिट रिंग किससे बने होते हैं। पहला चांदी से, दूसरा जस्ता से, तीसरा एल्युमिनियम से, चौथा कर्षित कठोर तांबा से, हार्ड ड्रॉन कॉपर से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, जो स्प्लिट रिंग होता है इसे ही हम कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, यह शाफ्ट पे लगा रहता है, इसके अंदर जो गैप होती है उसमें माइका भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहाँ क्या इसमें होता है, किससे बना होता है, कर्षित कठोर तांबा हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात तरंग के प्रत्यावर्तन का स्पान मान क्या होगा। ज्ञात तरंग का 1/4, दूसरा 230 के ज्ञात तरंग का 1/4, तीसरा है 360 के ज्ञात तरंग का पूर्ण चक्र, चौथा है अपना 180 के ज्ञात तरंग की अर्ध चक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/4 साइकिल ऑफ साइन वेव। ठीक है, ज्ञात तरंग के प्रत्यावर्तक का स्पान जो होता है 1/4 साइकिल ऑफ साइन वेव 90। ठीक है, यानी ज्ञात तरंग का 1/4 चक्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञात तरंग के प्रत्यावर्तक का जो स्पान होता है मान 90 के ज्ञात तरंग का 1/4 चक्र होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावटी दीप और श्रेणी प्रकाश व्यवस्था प्रणाली के अनुक्रम स्विचिंग अर्थात चालू करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले स्विच को डॉट 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 कहा जाता है। तो दोस्तों, जो सजावटी दीप होती हैं, श्रेणी प्रकाश व्यवस्था होती है, उसमें मेनली किसका यूज करते हैं, टम्बलर स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं भी सजावटी दीप होती है यानी श्रेणी प्रकाश व्यवस्था होती है तो उसमें हम टम्बलर यूज का बेसिकली यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टम्बलर स्विच। और बेल स्विच क्या होता है, जो बेल बजाते हैं हम, घंटी बजाते हैं, ये बेल स्विच होता है। द्विमार्गी स्विच होता है, जो एक लैंप को 2 स्थान से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, द्विमार्गी स्विच होता है। और मध्यवर्ती स्विच जो होता है, जो 2 से अधिक स्थानों से हम कंट्रोल सब कर सकते हैं, जैसे सीढ़ी वगैरह की वायरिंग होती है, इसे इंटरमीडिएट स्विच भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टम्बलर स्विच। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेमी डायरेक्ट लाइटिंग शेडेड सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है? 30 से 50%, तो 0 से 10%, सी 10 से 20%, डी 60 से 90%। तो देखिए दोस्तों, जो मुख्यतः 4 रूप से जो है प्रकाश योजना दिखाया जाता है। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रकाश योजना। प्रत्यक्ष प्रकाश योजना, इसमें 90% अपना नीचे जाता है, प्रकाश नीचे जहाँ यूज किया करना होता है वहाँ जाता है, 10% ऊपर चला जाता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना, ठीक है। तो यही जैसे सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम जो दिया है अप्रत्यक्ष होता है, तो सेमी मतलब सेमी है, तो अर्ध प्रत्यक्ष योजना दिया है ना, तो इसमें क्या हो जाता है आपका 60% से 90% प्रकाश ऊपर जाता है और 10% से 40% प्रकाश नीचे आता है, ठीक है। तो इसमें इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होता कितने हैं? 4, जैसा कि हम बताएं प्रत्यक्ष प्रकाश योजना, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना, तीसरा जो होता है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश योजना, चौथा होता है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना, ठीक है। तो 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे पूछा है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, तो इसका 60 से 90% ऊपर होता है और 10 से 40% नीचे प्रकाश व्यवस्था होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई नियम के अनुसार 3 वायर डीसी परिपथ ... के धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों के कोर की रंग पहचान करें। तो बेसिकली बात है, जो डीसी परिपथ है उसका जो पॉजिटिव होता है उसका कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए, ठीक है। वही बात करें उसका नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसा होता है? डीसी का काला होता है, ठीक है। ऑप्शन डी काला होता है और पॉजिटिव जो होता है लाल होता है। वही बात करें उसका अर्थ का, तो अर्थ का क्या हो जाता है? येलो माने ग्रीन, हरा हो जाता है ना। और एसी में कुछ इस प्रकार होता है RYB हमारा रेड, येलो, ब्लू, ये सब फेज होते हैं। न्यूट्रल हमारा कैसा होता है? काला होता है। और फेज हमारा होता है जो अर्थ होता है, अर्थ वायर, वह ग्रीन, हरा होता है ना। ये सब याद रखेंगे। और डीसी में जो होता है हमारा फेज जो पॉजिटिव होता है लाल होता है, नेगेटिव हमारा काला होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में शक्ति पावर ... के बराबर होता है। शक्ति पावर यानी P बराबर क्या होता है? V/I, V/R, V/I, 0। तो देखिए पावर का 3 फार्मूला होता है। P बराबर VI बराबर V² R बराबर I² R। तो इन तीनों में से देख लीजिए कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। VI आपका है पावर बराबर, है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर कोर, सॉफ्ट योक और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर हैं। पहला डीसी जनित, दूसरा तुल्यकारी जनित, तीसरा सर्पी वाला प्रेरण मोटर, चौथा जनित में स्क्वायरल केज। तो दोस्तों ये सब जो कम्यूटेटर वगैरह सब होता है डीसी जनरेटर में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनस जनित, तुल्यकालिक जनित होता है सिंक्रोनस जनित, वो एसी जनरेटर होता है। वही सर्पी वलय प्रेरण जनित यानी स्लिप रिंग इंडक्शन जो जनरेटर होता है यह भी एसी जनरेटर होता है। और स्क्वायरल केज जो होता है यह भी एसी जनरेटर होता है। यहाँ डीसी जनरेटर में अपना दिक् परिवर्तक होता है, योक होता है, शाफ्ट होता है और आर्मेचर कोर, ये सब पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक करिए और हमारे चैनल पे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम लेटेस्ट जो भी पूछता है प्रीवियस ईयर का उसमें हम लेकर आते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे पैरामीटर में उच्च वोल्टता के लिए किस प्रकार के कुंडलन का उपयोग किया जाता है? पथांतरण कुंडलन, दूसरा सर्पिल कुंडलन, तीसरा बेलनाकार कुंडलन, चौथा डिस्क सर्पिल कुंडलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पथांतरण जो कुंडलन होते हैं छोटे स्मॉल ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पथांतरक कुंडलन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी अक्ष के परितः एक बल का टर्निंग या ट्विस्टिंग आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण की बात आए तो क्या कहलाता है? टार्क कहलाता है। ठीक है ना। टार्क, स्लिप, स्पीड, कपलिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टार्क कहलाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त आकृति में किस प्रकार की तार स्थापना वायरिंग प्रणाली दर्शाई गई है? ये मुख्य वितरण बोर्ड है। आगे अपना ए आपका स्विच है। ए पहला लैंप लगा है, फिर यहाँ से स्विच है, ये दूसरा लैंप लगा है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है संपर्क पास तार स्थापन, दूसरा लूप तार स्थापन प्रणाली, तीसरा ज्वाइंट बॉक्स तार स्थापन प्रणाली, चौथा है आवरण और कैपिंग तार स्थापन प्रणाली। दोस्तों यह जो होता है ज्वाइंट बॉक्स तार स्थापन प्रणाली होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट बॉक्स तार स्थापन प्रणाली होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में निम्न में से कौन सिंगल फेजिंग का प्रभाव नहीं है? पहला है मोटर धारा औसत धारा से 2.5 गुना बढ़ जाता है। दूसरा है मोटर रनिंग स्थिति से लगातार चलती रहेगी। तीसरा है मोटर तापन को नहीं बढ़ा सकती है। चौथा मोटर स्टॉप स्थिति से प्रारंभ नहीं की जा सकती। तो दोस्तों जो 3 फेज इंडक्शन प्रेरण मोटर होता है तो निम्न में से सिंगल फेजिंग का जो प्रभाव होता है ऑप्शन बी यह नहीं होता है। ऑप्शन बी क्या है? मोटर रनिंग स्थिति से लगातार चलती रहती है। ठीक है, जब सिंगल फेजिंग होगा तो यह नहीं होता है, मतलब मोटर विल कंटिन्यू रन फ्रॉम रनिंग पोजीशन, यह नहीं होती है। बाकी ये तीनों होता है। मोटर धारा का 2.5 गुना ले लेती है, और तीसरा आपका मोटर तापन बढ़ा सकती है, तीसरा है मोटर स्टॉप स्थिति प्रारंभ नहीं की जा सकती है। तो ये सब होता है, लेकिन यह नहीं होता है। मोटर रनिंग स्थिति में लगातार चलती रहती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस परिपथ के शक्ति गुणांक की प्रकृति क्या है जिनकी बोलता और धारा तरंग रूप से नीचे आरेख में दिखाया गया है? देखिए यह आरेख दिखाया गया है, इसमें अपना वोल्टेज और करंट की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, पहला दिया है एकक यानी यूनिटी, दूसरा लीडिंग, तीसरा लैगिंग, चौथा अपना एकल और अग्र के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लैगिंग होता है। ठीक है, देखिए फिगर में आप देख सकते हैं भी आगे है। ठीक है, जब भी आगे होता है तो और भी पीछे होता है तो लैगिंग होता है। सॉरी, जैसे भी जो है आगे है और आई पीछे है तो हमारा लैगिंग होता है। जब आई आगे होता है और भी पीछे होता है तो हमारा लीडिंग होता है। तो लीडिंग किस में होता है? लीडिंग अपना कैपेसिटर में होता है। और भी और आई सेम फेज में होते हैं तो वो यूनिटी होता है। तो यहाँ पे देखिए भी यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे आई दिखाने का मतलब ये इसके पीछे है, कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ठीक है, और इस तरह हम डायग्राम में दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं, इसका मतलब ये पीछे रहता है, आई पीछे है भी से। अगर ये आई आगे रहता तो ये यहाँ दिखाता। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लैगिंग हो रहा है, पश्चगामी ये फिगर दिखा रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैकलाइट एक है डॉट 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 सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो बैकलाइट क्या है? एक इंसुलेटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मशीन डीसी विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? मतलब कौन सी मशीन है डीसी विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? डीसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी जनित, डीसी मोटर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डीसी मोटर जो होती है डीसी विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन करती है। कौन होती है? डीसी मोटर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्थिंग रॉड उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का पदार्थ उपयुक्त नहीं किया जाता है? पहला कार्बन बॉन्डेड पॉलीमर, दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा गैल्वेनाइज्ड आयरन, चौथा स्टील के बंधा हुआ ताम्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए
आपका कार्बन बॉन्डेड पॉलीमर जो होता है वह अर्थिंग रॉड में उपयोग के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। कौन सा? कार्बन बॉन्डेड पॉलीमर, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है अर्थिंग रॉड के रूप में। बाकी अपना स्टेनलेस स्टील किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, कॉपर बॉन्डेड टू स्टील, ये सब प्रयोग किया जाता है। बाकी कार्बन बॉन्डेड पॉलीमर नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत की गति कितनी होती है? तो आप याद रख लीजिए, विद्युत की गति जो होती है 1,85,000 मील पर सेकंड होती है। 1,85,000 मील पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये आप दोस्तों याद रखेंगे, ये स्मरणीय डाटा है, याद करने योग्य है। तो 1,85,000 मील पर सेकंड होती है विद्युत की गति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IEE नियमानुसार वर्ण अनिर्धारण के अनुसार 3 फेज AC परिपथ में Y फेज ... होता है। तो देखिए, कहने का मतलब है RYB में Y का कलर पूछा है। तो R का क्या होता है? रेड होता है, लाल होता है। Y का येलो माने पीला होता है। B का ब्लू होता है। तो Y का पूछा है तो पीला हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीला। वही R का पूछता तो लाल हो जाता, B का पूछता तो नीला हो जाता। ठीक है, तो यहाँ Y का पूछा है तो Y का आपका पीला हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि हर एक सेट में हम 2 से 3 न्यूमेरिकल ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं कि आप लोग के हर एग्जाम में ये सब न्यूमेरिकल पूछते हैं। ज़्यादातर आपका जो जनरेटर होता है उससे पूछता है। तो देखिए, एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर धारा IA और अभिभाव प्रति पोल 0.03 वेबर है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है और संपर्क पाथ प्रति ब्रश 1 वोल्ट है। तो दोस्तों देखिए, इसमें कुछ ज्ञात करने के लिए दिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो इसका आंसर है RPM में दिया है। तो यानी हमें क्या निकालना है? RPM यानी स्पीड का मान निकालना है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। देखिए, P दे दिया है 4 पोल है, V दे दिया है कितना है 500 वोल्ट है। उसके बाद Z दे दिया है आपका 720 है। फिर दिया है फाई दे दिया है 0.03 वेबर है। उसके बाद आर्मेचर प्रतिरोध यानी RA दे दिया है 0.2 ओम। उसके बाद दे दिया है IA, कितना दिया है आपका 60 एम्पियर दे दिया है। ठीक है, ब्रश पाथ यानी भी दे दिया है कितना 1 वोल्ट दे दिया है ब्रश पाथ। 2 भी लेते हैं, इसे 2 ब्रश पाथ होता है तो 1 वोल्ट ये दे दिया है। तो दोस्तों ये सब दे दिया है। तो यहाँ से चलिए हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बैक EMF निकाल लेंगे तो ये सब दिया है। तो अगर हम बैक EMF यानी EB निकाल लेंगे तो फिर इस फार्मूला में NP/Z/60A इसमें हम फीड कर देंगे। ठीक है, तो EB चलिए निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं V बराबर EB प्लस IARA प्लस 2V ये होता है, प्लस 2V होता है। या EB जब निकालेंगे EB बराबर हो जाएगा V माइनस IARA माइनस 2V। ठीक है, माइनस 2V। तो इसमें V बराबर कितना दिया है हमारा 500 वोल्ट दे दिया है। IA बराबर कितना दिया है 60 दिया है। RA बराबर दिया है 0.2 माइनस 2 इंटू V 1 दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 500 माइनस इसको करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 ये हो गया माइनस 2 हो जाएगा। तो 12 2 14 घटा देंगे तो 486 इधर से आ गया क्या वोल्ट आ गया।
EB बैक EMF आ गया कितना 486 आ गया बैक EMF। अब बैक EMF उठा के इस फार्मूले में रख लेंगे। EB बराबर हो जाएगा N/P∅Z/60A। अब इसमें EB को हम रख देंगे और यहाँ से N निकाल लेंगे। तो N बराबर क्या हो जाएगा EB इंटू 60A बटा के P∅Z। ठीक है, तो मान फिट कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए वेव है, तो वेव में क्या करते हैं A बराबर 2 लेते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। तो EB का मान 486 आया है, 486 EB का मान आ गया 60 इंटू A, मतलब A का 2 हो जाएगा बटा के P 4 दिया है और आपका Q 5 का मान यहाँ से देख लीजिए 0.03 दिया है और Z का मान कितना है 720 है, 720 इसे में लिख लेते हैं 720। तो दोस्तों यहाँ से फिर से हम कर लेते हैं। देखिए N बराबर EB इंटू 60A बटा P∅Z। ठीक है, तो EB 486 इंटू 60 इंटू A का मान 2 हो जाएगा, वेव बाइंडिंग है, P का मान 4 है, Z का मान 0.03 इंटू Z का मान 720 है, 720 है। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा N बराबर क्या आ जाएगा 675 आ जाएगा, 675 RPM। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 675 RPM आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार क्या करेंगे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखकर एक बार अपने से जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार 1725 RPM और शून्य भार पर 1775 RPM पर चलती है, तो गति नियामक क्या होगा। गति नियामक माने वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है, तो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है V फुल लोड N नो लोड माइनस N फुल लोड बटा के N फुल लोड गुणे 100 ये होता है। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो हमारा नो लोड क्या दिया है शून्य भार 1775 दिया है और फुल लोड कितना दिया है 1725 दिया है बटा फुल लोड 1725 गुणे 100 कितना हो जाएगा। तो 75 में 25 घटा लेंगे, हमारा कितना बचेगा 50 बचेगा। तो ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे 1725 गुणे 100। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 2.89 आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल 2.9% आ जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2.9%। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका फार्मूला आप अच्छे से याद रखेंगे। हर एक एग्जाम में यह न्यूमेरिकल पूछता है, एक परसेंटेज रेगुलेशन से पूछता है, वोल्टेज रेगुलेशन से, और एक जो है आपसे डीसी शंट जनरेटर जो है उससे पूछता है। तो ये सब फार्मूला आप याद रखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर आप लिखेंगे तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो और अगर मतलब अच्छा लग रहा है तो फीडबैक ज़रूर अच्छा दीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।